देखो थोड़ा बहुत सेक्स करने से किसी की वजाइना ढीली नहीं होती है, लेकिन अगर आपने मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर फॉर लॉन्ग टाइम, तो जो लैक्स वजाइना है जो लूज हो गई है उसको वो लेजर के थ्रू टाइट कर देता है कि अब हमारी ड्राइनेस हो गई है, हमें वो लुब्रिकेशन नहीं है, तो जब वो करते हैं तो हमें फिर वो एंजॉयमेंट नहीं है, तो हम क्यों करें। स्कैन में दिखता है एक वाइट सा चीज कि ये बेबी रख दिया गया है, और पेशेंट होश में होती है, उसको सब दिखाया जाता है कि मैम मेरा तो बॉयफ्रेंड था और उसने मुझे धोखा दे दिया, शादी का वादा किया और हमने बहुत किया, हस्बैंड के साथ अच्छा टर्म नहीं है, फिर जब हो रहा है तो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो फिर ऐसी फीमेल्स भागने लगती हैं सेक्स से, तो उनके पति बड़े दुखी होते हैं कि भाई ये तो करती ही नहीं है। लेकिन मैम जैसे कई मेल होते हैं जिनका 45-50 के बाद भी उनके बच्चे हो जाते हैं, उन्हीं हाँ, देखिए मेल में उतना फर्क नहीं पड़ता है। संजय दत्त जी 55 इयर्स की एज में भी उन्होंने एज ए देखिए मेल और फीमेल को अगर कंसीडर करें तो फीमेल जो है 40 के बाद बहुत काम की नहीं रहती है, बिकॉज 40 के बाद में एग्स वैग्स बहुत कम हो जाते हैं, पीरियड्स अब तो अर्ली मेनोपॉज का भी एक हो रहा है, yes, तो right. 40 तक पीरियड ही बंद हो जा रहे हैं लोगों के, किसी किसी के तो 35 पे ही बंद हो जा रहे हैं, तो फीमेल्स को तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए। हाँ मेल्स का क्या होता है कि कम भी होगा, अब जैसे मान लीजिए किसी का 60 मिलियन है तो 60 से 30 होते 20 होते तो भी कट ऑफ से तो ऊपर ही है ना, और अगर मान लो और भी कम हो गया तो IVF से हो जाएगा उसको, क्योंकि IVF में तो एक ही स्पर्म चाहिए ना। हम लोग तो जिनके बच्चे नहीं हो रहे हम लोग कहते हैं 4 स्पर्म भी दिख गए तो भी बच्चा बन जाएगा। तो अभी एक मेरी पेशेंट कंसीव हुई है, उसके हस्बैंड का इपिलेप्सी का इलाज चलता है, तो उसकी ड्रग्स के साइड इफेक्ट से काउंट बहुत डाउन हो गया, जबकि उसका एक बच्चा ऑलरेडी है जो नेचुरली कंसीव हुआ था जब उसको झटका नहीं आता था, तब पहले वो 5 साल का बेटा है, लेकिन अब नहीं हो रहा बच्चा क्योंकि उसके हस्बैंड के सीमन में स्पर्म 4-5 ही हैं, लेकिन फिर उसने IVF ऑप्ट किया और हमने उन्हीं 4 स्पर्म से बच्चा बना के उसकी वाइफ का अभी 4th मंथ चल रहा है, नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट, और उसके बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई और अब उसका 4था महीना चल रहा है। तो मेन है कि मेल का तो 4 स्पर्म पे भी बच्चा बन जाएगा, लेकिन फीमेल के लिए बड़ी मुश्किल है, तो उसको तो फिर डोनर लेना पड़ जाएगा। तो अगर आपको अपना अंडा और अपना ही बच्चा चाहिए तो आप टाइमली एक्शन ले लीजिए। और मेरा तो यही एडवाइस है कि कोई भी मैरिड कपल्स हैं वो बहुत एक्सपेरिमेंट मत करें कि भाई ट्राई कर रहे हैं, यहाँ नहीं तो दूसरे डॉक्टर, दूसरा नहीं तो तीसरा, आप अच्छे तरीके से 1 से 2 साल देख लो, नहीं हो रहा तो यू शुड मूव ऑन। जैसे कि आप नेचुरल ट्राई कर रहे हो तो IUI करा लो, IUI IVF और नेचुरल के बीच का एक तरीका है। IUI का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि आपके यूट्रस के अंदर हमने पति का पानी डाल दिया, तो जिस दिन आपका अंडर एग जो फॉलिकल रप्चर करता है उस दिन आपका IUI कर देते हैं डॉक्टर्स, तो उसमें हस्बैंड का सैंपल प्रोसेस करके वाइफ को डाल दिया जाता है। अब ये क्यों डालते हैं, जैसे कि दोनों लोग मिल रहे हैं नेचुरली और वाइफ को हमेशा एक रहता है कि पानी तो मेरा सारा निकल जाता है। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो सबसे पहला सवाल वाइफ का यही होता है कि मैडम मैं तो जब भी मिलती हूँ, मेरा तो जब भी हम लोग मिलते हैं उसके सारा पानी तो बाहर ही बह जाता है, तो मुझे तो लगता है कि अंदर कुछ जाता ही नहीं है, तो मेरा तो अंदर जा ही नहीं रहा तो बच्चा कैसे होगा। तो उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है। फिर उसके बाद में कुछ पेशेंट्स को लगता है कि हम आधे घंटे लेटे रहते हैं, फिर जब खड़े होते हैं तो सारा पानी बह जाता है, तो एक ये बड़ा पेशेंट के दिमाग में रहता है कि मेरा तो सब बह गया तो मेरे बच्चा कैसे होगा। तो वो हमेशा आके यही सबसे पहली शिकायत उनकी यही होती है। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि सारा बह, क्योंकि पानी 2 बूंद भी चली गई तो बच्चा हो सकता है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो पूरा अंदर जाना ज़रूरी है, पहली बात। लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि कंसीव नहीं हो पा रहा इतना सब करके भी, तो फिर IUI के लिए ऑप्ट कर सकता है। IUI में डॉक्टर करेगा, उसमें पेशेंट का जिस दिन फॉलिकल रप्चर करता है वो अल्ट्रासाउंड से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और उसमें हम लोग एग के साइज़ को नापते हैं। तो डे 2 पर पेशेंट को बुलाते हैं, पीरियड के दूसरे दिन उसको अंडे बनने की दवाइयाँ देते हैं, फिर उसकी मॉनिटरिंग शुरू करते हैं। मॉनिटरिंग का मतलब अल्ट्रासाउंड्स, तो नीचे से TVS होता है, उससे हम लोग एग नापते हैं कि कितना बड़ा अंडा है, तो अंडा हर दिन बड़ा होता है, तो हमें चाहिए 22 से 23 mm का एग फॉलिकल बेसिकली। वो हमारा जब 22-23 mm का होता है तो या तो वो खुद ही रप्चर कर जाएगा या उसको रप्चर करने के इंजेक्शंस आते हैं, तो वो सब हम लोग अल्ट्रासाउंड से फॉलो करके एग को रप्चर कराते हैं फॉलिकल को। तो जब फॉलिकल रप्चर करेगा तो एग रिलीज होगा, तो उस दिन आपका IUI होगा।
तो आप इस तरीके से बहुत प्रिसाइज ट्रीटमेंट कर सकते हो। जैसे एक होता है कि हम मिल रहे हैं, हाँ, अब वो intimacy कर रहा है, एक but कितना मिले, कहाँ तक मिले, पूरे महीने हाँ, मिलने से बच्चा नहीं नहीं होगा। हो रहा है। तो पहले मिल लो जितना मिलना है। जैसे जो यंग न्यूली मैरिड हैं वो हाँ। अपना ट्राई कर लें जी भर के, या तो उनका सक्सेस हो जाएगा। अगर वो मिल रहे हैं और नहीं हो रहा, तो सेकंड स्टेप होता है कि आप एक डॉक्टर की एडवाइस लीजिए और उसमें आप अपनी मॉनिटरिंग कराइए। उसको बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होती है? एग का साइज नपवाना डॉक्टर के द्वारा अल्ट्रासाउंड के थ्रू। तो जो भी डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड मशीन की फैसिलिटी है, आप उनसे कंसल्ट करिए और वो आपको पूरा मेडिसिन देंगे और डेज पे बुलाएंगे। तो 8th डे 7th डे से मॉनिटरिंग शुरू होती है और उसमें हम लोग एग फॉलिकल को नापते हैं कि ये आज 14 mm का हो गया, फिर बुलाते हैं 3 दिन बाद, अब ये 20 mm का हो गया, अब ये 23 mm का हो गया, अब ये 22 से 23 mm का आइडियल होता है फॉर रप्चर। फिर उस फॉलिकल को रप्चर कराते हैं, तो जब वो फटेगा तो एग रिलीज होगा। उसके एक फॉलिकल में एक एग होता है, तो वो एग रिलीज होता है। उस दिन या तो पति से मिल लो या आप आईयूआई करा लो। आईयूआई में पति का ही सैंपल प्रोसेस करके हम लोग डॉक्टर्स जो होते हैं वो यूट्रस में डाल देते हैं। तो उसकी पतली सी निडल होती है, प्लास्टिक की, पेनलेस प्रोसीजर है, तो वो एक तो टॉप तक चला जाता है। तो जैसे आप ऐसे समझो सिंपल शब्दों में कि जैसे आपको वैष्णो देवी या किसी पहाड़ की चोटी पे जाना है, अब आपने डंडे लेके चल रहे हैं, तो ये तो स्पर्म है, वो अपना धीरे धीरे चढ़ रहा है पहाड़ी पे। और आईयूआई क्या हुआ कि केबल जो होती है उससे आप सीधे ऊपर चले गए, या लिफ्ट से ऊपर हाँ, या लिफ्ट से चले गए। तो आपने टाइम कम कर दिया, आपने बंदे को सही जगह पहुंचा दिया। और प्लस आईयूआई में जो सैंपल होता है वो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है मशीन में। तो वो जब बहुत तेजी से एक मशीन में रख के चलाते हैं, तो जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं वो टॉप पे चले जाते हैं और जो डेड और वेस्ट होता है वो सेटल हो जाता है। तो आप एक्टिव को सेपरेट कर लेते हो, उसी को आप डालते हो। तो क्या हुआ, आपने क्वालिटी एनहेंस कर दी। जैसे आप दूध पी रहे हो, आपने मक्खन निकाल लिया। तो ये आईयूआई उस तरीके से है कि आपने एक्टिव स्पर्म्स को सेपरेट किया, डेड और वेस्टेज हटा दी। क्योंकि सीमेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पानी होता है, वेस्ट होता है, डेड सेल्स होते हैं, सब नहीं चाहिए हमें तो स्पर्म चाहिए। तो हमने सेंट्रीफ्यूज करके काम की चीज़ ले ली, उसको एक पतली सिरिंज में भरा और उसके यूट्रस में टॉप तक पहुँच के पिचकारी की तरह छोड़ दिया। तो ये डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, इसको बोलते हैं आईयूआई। लेकिन इसका एक प्री रिक्विजिट है कि ट्यूब्स खुली होनी चाहिए औरत की, तभी तो अंडा अंदर आएगा। अगर ट्यूब ब्लॉक है तो आईयूआई का कोई मतलब नहीं है। तो हमें पेशेंट सिलेक्शन करना होता है, ये डॉक्टर का काम है, ये मरीज का काम नहीं है। जैसे हस्बैंड वाइफ आएंगे, वो डॉक्टर के पास बैठेंगे, तो ये डॉक्टर का फर्ज है कि वो मरीज को चेक करके उसकी डायग्नोसिस बनाए कि उसमें क्या कमी है और उसके अंदर क्या बेस्ट रहेगा। तो जैसे एक सवाल आता है कि किसको आईवीएफ कराना है, किसको आईयूआई कराना है, और कौन नेचुरल ट्राई करता रहे। उसके लिए जैसे एक कपल आया, आपने दोनों की जांचें कराई। जैसे मेल में तो सीमन का एग्जामिनेशन करा लेते हैं कि स्पर्म कितना है और क्वालिटी कैसी है, और फीमेल में हम एक कराते हैं बेसिक स्कैन अल्ट्रासाउंड कि यूट्रस ओवरी सब नॉर्मल है कि नहीं, इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई सिस्ट, कोई ट्यूमर, कोई गांठ कुछ तो नहीं है। तो एक स्कैन हो गया। फिर हार्मोन्स, ब्लड से टेस्टिंग कराते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर हार्मोन्स गड़बड़ होंगे तो वो असर डालेगा, उससे मूड फ्लक्चुएशन होंगे, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होगी, प्लस यूट्रस और ओवरी पे भी असर डालेगा। फिर आपका आता है ट्यूब टेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी औरत की ट्यूब्स चिपकी हैं तो बच्चा नहीं होगा, नेचुरली नहीं होगा, आईयूआई से भी नहीं होगा। क्योंकि आईयूआई भी एक तरीके का नेचुरल ही मेथड है, सिर्फ हमने सैंपल प्रोसेस करके मिलने की जगह पे डॉक्टर ने डाल दिया, बस इतना फ़र्क है। और हमने स्पर्म को खुद ना छोड़ के उस सही जगह पहुंचा दिया कि हमने उसको टॉप पे छोड़ दिया। लेकिन अंडा तो अंदर आएगा ट्यूब से। अगर ट्यूब ब्लॉक है तो अंडा अंदर नहीं आएगा। तो अगर एग अंदर नहीं आएगा तो बच्चा कैसे होगा। तो आईयूआई अगर ट्यूब ब्लॉक है तो नहीं करना है। अगर आपके अंडे नहीं बन रहे हैं तो आईयूआई नहीं करना है। तो आईयूआई भी अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड नेचुरल प्रोसेस है। वो एक तरीके का मिनिएचर प्रोसेस है जिसमें कि नेचुरल ही है, बट उसमें हमने थोड़ा डॉक्टरी डालकर चीज़ों को अच्छा कर दिया, बस मतलब चांसेस बढ़ा दिए। कि जैसे किसी का नंबर कम है और उसको ये लग रहा है कि आधा तो बह गया, तो अंदर पता नहीं कितना गया, उसमें कितने स्पर्म गए, तो हमने उसको प्रोसेस कर लिया, काम की चीज़ सही जगह पहुंचा दी। तो जिनके मेल पार्टनर की कमी होती है उनके लिए आईयूआई अच्छा है। जिनके मन में एक भ्रम है कि हमारा सब बह जा रहा है, अंदर कुछ जा नहीं रहा, उनके लिए अच्छा है। और जिनकी मोटिलिटी खराब है, क्वालिटी डाउन है, उन सब के लिए आईयूआई अच्छा है। लेकिन उनका ट्यूब खुला होना चाहिए, उनके एग होने चाहिए, एग
रप्चर करना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो यानी एक नेचुरल प्रोसेस के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो सब होनी IVF में, चाहिए। राइट। अब बात आती है कि आईवीएफ कौन कराएगा। तो आईवीएफ कौन कराएगा? जिसकी ट्यूब बंद है। ट्यूबल ब्लॉकेज में देयर इज़ नो चांस, आप नेचुरल आईयूआई से बच्चा नहीं कर सकते। तो अगर किसी भी फीमेल की ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो एक बार वो दूरबीन द्वारा खुलवाने की कोशिश कर सकती है। कई बार हम लोग, प्रोसेस है ये हाँ, ये भी एक प्रोसेस है कि जैसे मान लीजिए किसी ने ट्यूब टेस्ट कराया और ट्यूब ब्लॉक आ गई, तो पेशेंट एकदम सदमे में आ जाती है कि हाय अब तो मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मेरे को सीधे आईवीएफ कराना होगा। तो उसके पहले एक प्रोसेस होता है कि आप लैप्रोस्कोपी से ट्यूब्स खुलवाने का कोशिश कर लें। अब जैसे कि ट्यूब आपकी जो ट्यूब का जो फिम्ब्रियल एंड होता है, यानी कि जैसे बच्चेदानी होती है फिर ट्यूब्स होती है, तो जो उनके आउटर वाले सिरे होते हैं उसे फिम्ब्रिया बोलते हैं। उनमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और नीचे ओवरी होती है। तो ओवरी से एग वो कैच करते हैं और अंदर आता है यूट्रस के अंदर। तो अगर किसी का ये बंद है फिम्ब्रियल एंड तो खोला जा सकता है। ठीक है। अगर किसी का आपका मान लीजिए ट्यूब बहुत डैमेज है, जैसे टीबी हो गई, बच्चेदानी की टीबी होती है, यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस, तो उसमें क्या होगा, सारा जगह जगह ट्यूब चिपका हुआ है तो उसे खोल ही नहीं सकते। तो आप दूरबीन द्वारा चेक करा सकते हैं कि क्या आपकी ट्यूब खुल सकती है कि नहीं खुल सकती हैं। अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो आप खुलवा लीजिए, और अगर पूरी तरह से चिपकी है, डैमेज है, तो फिर आपको आईवीएफ की ओर ही मूव करना पड़ेगा। फिर दूसरे पेशेंट्स होते हैं जिनके एग नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनके बच्चे कैसे होंगे, तो वो डोनर एग लेके आईवीएफ डोनर एग कराएंगे। लेके, ठीक है। तीसरा, जिनके की आपके पीरियड बंद हो गए, जैसे प्रीमैच्योर मेनोपॉज हो गया अर्ली एज में कि पीरियड ही बंद हो गया। मेरे पास एक पेशेंट आती है 30 ईयर एज है, उसको पीरियड नहीं आता और उसको मेडिसिन से पीरियड आता है। मतलब एक पूरा कोर्स देती हूँ मैं 1.5 महीने का, वो जब वो खाती है तो पीरियड आता है, और अगर मैं ना दूँ तो पूरे साल भर पीरियड ना आए। एज कितनी है? एज उसकी 30 है और वो 32 हार्डली है, 30 या 32 है, और उसका प्री मैच्योर हो गया। वो कहती मुझे आते ही नहीं जब तक मैं मेडिसिन ना खाऊं। जब वो मेरे पास आई थी तो उसे 2 साल से पीरियड नहीं आ रहे थे, फिर मैंने मेडिसिन देके उसको पीरियड लाया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अर्ली मेनोपॉज से पहले एक ड्यूरेशन आपको मिलता है कि आप मेडिसिन के थ्रू पीरियड ला सकते हो। फिर जब ओवरी बिल्कुल बैठ जाएगी तो मेडिसिन से भी नहीं आएगा, वो मेनोपॉज हो गया। मतलब मेनोपॉज मतलब खत्म से पहले 1-2 साल मिलते हैं जब थोड़ा पीरियड आ सकता है। तो मेरे पास ऐसे भी बहुत पेशेंट्स हैं जिनको मैं दवा दे दे के थोड़ा थोड़ा पीरियड लाती हूँ। तो ऐसी 3 पेशेंट्स को मैंने बच्चे कराए हैं आईवीएफ के थ्रू। ये भी प्रेग्नेंट हो गई है जिसको पीरियड नहीं आते, 32 ईयर वाली। इसके अभी हार्ट बीट आई है लास्ट मंथ, तो इसका भी 8 हफ्ते का बच्चा हो गया और हार्ट बीट आ गई है। अब इसको बच्चा कैसे हुआ? डोनर एग लेके, इसके पति का सीमन और डोनर एग से बच्चा बनाया गया। क्योंकि हमें अब जैसे कि जो ये वाली लेडीज़ होती हैं जिनके खुद के एग नहीं है, इनके यूट्रस को बस चेक करना होता है कि इनकी लाइनिंग अच्छी है कि नहीं, और उसको अच्छा बना दो, और अगर उनकी लाइनिंग अच्छी बन गई तो बच्चा कंसीव हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास तो हर तरह का मरीज है, मतलब कि सीमन नहीं निकल रहा उनको भी बच्चे कराए हैं टेस्टिस से स्पर्म निकाल के, जिसके 0 स्पर्म था उनको डोनर सैंपल से, जिनके अंडे नहीं बनते उनको डोनर एग से, जिनके पीरियड बंद हो गए उनको भी बच्चे करा दिए। और मेरी तो एक पेशेंट थी 45 ईयर ओल्ड फीमेल, जिसको एक बच्चा पैदा हुआ था शादी के बाद जो एक्सपायर कर गया, फिर उसकी पूरे लाइफ टाइम बच्चा नहीं हुआ और 45 तक उसका पीरियड भी बंद हो गया। उसको मैंने कोर्स दे के पीरियड लाया और उसके बाद मैंने उसको ट्विंस कराए, उसको ये दोनों, एक बेटा एक बेटी हुई। तो मैंने कि आप तरीके से इलाज करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। आजकल टेक्नोलॉजी के द्वारा सही डायग्नोसिस, सही इलाज से मरीज को आप बहुत कुछ भला कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना एग्जामिन अच्छे से करना है मरीज को ताकि आप उसकी डेप्थ तक पहुंच सको, और प्लस पेशेंट को उतना अच्छा तैयार कर लो। अब जैसे कि पेशेंट का एग के पार्ट पे फॉल्ट है, बट आप उसको अगर वो आपने डोनर से कवर कर लिया और बच्चा बना लिया, लेकिन अगर आपने उसकी झिल्ली अच्छी नहीं बनाई, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, तो वो फेल हो जाएगा, चाहे बच्चा कितना अच्छा हो। अगर आपकी ईटी अच्छी नहीं बनी है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने बच्चा ठीक से ट्रांसफ़र नहीं किया, या ड्यूरिंग ट्रांसफ़र कुछ गड़बड़ हो गई, या आपने वो मेडिसिन जो सब चाहिए होती हैं वो नहीं दी, या कुछ कमी पड़ गई, तो फेल हो जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे मेरे पेशेंट में अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग वीक होती है तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चा तो रखा ही है फ्रीज होके, 1 महीने बाद सही आप जाओ, तो मैं तो 2-2 महीने कैंसिल कर देती हूँ। साइकिल में तभी करती हूँ जब मेरी पेशेंट की ईटी 10 से ऊपर हो, ताकि गद्दा अच्छा रहेगा, तभी तो बच्चा उसमें उगेगा। बेसिकली जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो ट्रिपल लेयर होती है, वो ऐसे दिखती है, और उसके सेंटर में हम लोग बच्चा रखते हैं आईवीएफ में अल्ट्रासाउंड से देख के, तो उसमें सब दिखता
दिखता है, हमारा एंडो जो कैथेटर होता है वो जाता है, यहाँ बच्चा छोड़ता है, और जब हम लोग बच्चा रख के निकलते हैं तो स्कैन में दिखता है एक वाइट सा चीज़ कि ये बेबी रख दिया गया है, और पेशेंट होश में होती है, उसको सब दिखाया जाता है, जैसे कि ये स्क्रीन है, ये टीवी है, इसमें सब दिख रहा है, पेशेंट सेंस में लेटी है, उसको हम बता रहे हैं देखो तुम्हारा बच्चा रख दिया, ये देखो ये वाइट वाइट जो दिख रहा है, और वो सेंस में होता है, पेनलेस प्रोसीजर है, बच्चा ट्रांसफ़र करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा मैम, बात करते हैं, हम फीमेल सेक्सुअलिटी की बात करते हैं आजकल मैम, कि फीमेल की एज बढ़ने के साथ साथ उनकी सेक्सुअलिटी कम हो रही है मैम, इसकी क्या रीज़न है? देखिए मेन है कि क्या कहते हैं, आजकल फीमेल्स के अंदर जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो सेक्स ड्राइव कम होती है, बिकॉज आपका सबसे पहला रीज़न तो हार्मोनल है कि भाई हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ होती हैं। अब जैसे कि जो फीमेल मेनोपॉज की तरफ जा रही है, उसका जो ईस्ट्रोजन है, जो भी हार्मोन्स जो सेक्सुअल वेलबींग मेंटेन करता है, वो सब डाउन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका सेक्स ड्राइव कम हो जाएगी, आपका जो वजाइना है उसमें लुब्रिकेशन कम हो जाता है, तो सेक्स करने में वो इंजॉयमेंट नहीं रहता है, तो उनको ड्राइनेस बहुत होती है, तो उनको फिर बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। तो कई बार पेशेंट सिर्फ इसके लिए आते हैं कि हम जब सेक्स, वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि मेरी ड्राइव कम हो गई है या मेरा हार्मोन इम्बैलेंस है, वो प्रेजेंट ही ओपीडी में ऐसे करते हैं कि हमको पहले पति से मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हमें बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है और हम कर नहीं पा रहे हैं और बहुत दिक्कत हो रही है, और उसकी वजह से फिर उनकी इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि जब उन्हें तकलीफ होगी तो वो क्यों करेंगी। तो फिर उसमें पेशेंट को एग्जामिन करके उसके हार्मोन्स करा के, मान लीजिए हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो तो मेडिसिन देके हम लोग बैलेंस कर लेंगे। फिर अगर आपकी ड्राइनेस है तो उसके लिए वजाइनल ल्यूब्रिकेंट्स आते हैं, ईस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं, जिसकी कमी हो रही है उसकी क्रीम आती है, वो लगाइए तो कमी पूरी होगी। खाने की मेडिसिन आती हैं तो आप सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को सुधारा जा सकता है, तो ये करके चीज़ों को बैलेंस बना सकते हैं, बट उसके लिए प्रॉपर वर्कअप करना पड़ेगा पेशेंट का। कभी कभी इन्फेक्शन में भी बर्निंग सेंसेशन होता है, तो पेशेंट एग्जामिन करना होगा कि इन्फेक्शन है कि ईस्ट्रोजन की कमी हो रही है, मेनोपॉज की तरफ जा रही है कि क्या है। तो बेसिकली सारा काम डॉक्टर का है, मरीज तो आपके पास आएगा, आपको उसको प्रॉपर एग्जामिन करके उसकी डायग्नोसिस बनानी है कि इसका कॉज क्या है, और फिर वर्कअप करके जब आप उसको सप्लीमेंट्स देंगे तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाने की, लिबिडो को इंक्रीज करने के आजकल मेडिसिन भी आ गए हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, तो वो आप सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। बहुत सारे पाउचेस आते हैं, सैशे आते हैं, मेडिसिन आती हैं, जिनमें कि बहुत सारा आयुर्वेदिक भी होता है, जो कि आपके बहुत सारा वो चीज़ें होंगी जो ना हार्मफुल भी नहीं होती, जो आप लॉन्ग टर्म लोगे तो आपको ये भी नहीं सोचना कि मेरी हेल्थ पे कोई असर पड़ जाएगा। तो वो मिनिमम 2 मंथ्स 3 मंथ्स आप जब लेते हो तो वो चीज़ों को इम्प्रूव करता है, वो आपके वजाइनल लुब्रिकेशन को बेटर कर देगा, वो आपके मूड को अच्छा कर देगा, वो आपका मेंटल वेलबींग से सेट, जैसे कोई स्ट्रेस में है तो उससे भी सेक्सुअल ड्राइव आपका पुअर होता है। तो स्ट्रेस हो गया, आपका हस्बैंड के साथ अच्छा टर्म नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, इंटीमेसी उतनी नहीं है, फिर जब हो रहा है तो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो फिर ऐसी फीमेल्स भागने लगती हैं सेक्स से, तो उनके पति बड़े दुखी होते हैं कि भाई ये तो करती ही नहीं है, तो वो आते हैं, वो ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं। तो फीमेल कुछ नहीं बोलेगी, पति आते ही शिकायत का पिटारा खोल देंगे कि ये इसको अंदर कुछ बचा नहीं, ये करती नहीं, इसको ये कुछ कर दीजिए मैडम, इसको क्या कमी हो गई आप देख लीजिए, पहले तो ये करती थी अब ये कर नहीं, इसको इंटरेस्ट नहीं रहा है। वो खुद भी कहती है कि हाँ नहीं है। फिर अगर आप उनसे अकेले में पूछोगे हस्बैंड को बाहर भेज के, तो वो बताएंगे कि इट इज़ पेनफुल, वो अब पेनफुल हो गया है तो हम नहीं करते, क्योंकि वो हमारे लिए एक सरदर्द हो गया है, क्योंकि अब हमारी ड्राइनेस हो गई है, हमें वो लुब्रिकेशन नहीं है, तो जब वो करते हैं तो हमें फिर वो एंजॉयमेंट नहीं है, तो हम क्यों करें। तो मतलब कई पेशेंट्स ने खुल के फिर हमें रीजनिंग दी, तो हमने उनको एग्जामिन किया, तो हमने फिर उन्हें लुब्रिकेंट्स और क्रीम दिए ताकि भाई जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो। एज भी एक रीजन है इसके पीछे? एज ही तो रीजन है, एज ही रीजन है। जैसे जैसे एज, लेकिन एक्चुअली देख रहे हैं कि यंग गर्ल्स में इन्फेक्शन से है, जैसे उनको इन्फेक्शन है या हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो तो ठीक कर देंगे ना, वो तो आप जांचें कराओगे तो आपको पता चल जाएगा। और यंग गर्ल्स में ज़्यादातर कॉज जो होगा वो और ये वाला नहीं होगा, उनमें यूजुअली वो इन्फेक्शन कर लेती हैं बिकॉज वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर में इन्वॉल्व रहती हैं, तो उनको हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शंस। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो बहुत बर्निंग सेंसेशन होगा, जो स्किन होती है वो चेंज हो जाती है, लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है, तो अगर उसमें मिलेंगी तो उसमें बहुत मिर्ची लगेगी।
होगी, तो वो बेसिकली इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन ट्रीट करना पड़ेगा। तो वही मैंने कहा ना कि आपको पेशेंट को एग्जामिन करना है, उसकी पूरी बात समझ के उसको ट्रीट करना है। तो पहले पूरी बात समझिए, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, तब वो सही बात बताएगी और तब आप समझ के फिर उसे ट्रीट करिए। वरना तो फिर वो आधी बात बताएगी नहीं, आधी बात आप नहीं समझोगे तो इलाज फिर कैसे होगा, ये चीज़ मैम है। जैसे आजकल यंग गर्ल्स जो होती है वो अपने कॉलेज टाइम के अंदर मल्टीपल पार्टनर के साथ में हाँ, physical इन्वॉल्व हो जाती होती हैं। बट वो अब एक्चुअली बट शादी के बाद उनको लगता है कि पता लगे कि हमारे हस्बैंड को पता नहीं लग जाए, तो मैम क्या इसको छुपाने के लिए कुछ आपके पास में ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जो बोलते हाँ, होंगे देखिए जैसे पेशेंट्स आजकल तो सभी इन्वॉल्व ही रहती हैं, मतलब ज़्यादातर फीमेल्स जो आप बड़ी सिटीज़ में जा रही हैं पढ़ने, हॉस्टल में रहती हैं, तो उन लोगों को फ्रीडम भी होता है क्योंकि माँ बाप नहीं होते सर पे, तो या अब जो भी है अपनी अपनी reason है। चॉइस है जो भी, तो इसमें आपका पेशेंट को हमेशा ये डर होता है। मेरे पास इनफैक्ट एक्चुअल में पेशेंट आए हैं इस चीज़ के कि मैम मेरा तो बॉयफ्रेंड था और उसने मुझे धोखा दे दिया और तो उसने शादी का वादा किया और हमने बहुत किया और बाद में वो मुझे छोड़ के भाग गया, मुझसे शादी नहीं कर रहा, अब मेरी शादी कहीं और हो रही है, तो मेरे हस्बैंड को पता ना चल जाए कि मेरा बॉयफ्रेंड था। उन्हें ये डर रहता है। तो बेसिकली आती हैं कि अब कैसे मैम मेरा क्या होगा, मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी, मेरे पति को पता तो नहीं चल जाएगा। तो उसका भी तरीका है। आजकल एक नई लेज़र की मशीन आ गई है, लेज़र वजाइनल प्रोब है जो वजाइनल टाइटनिंग करता है। तो जैसे देखो थोड़ा बहुत सेक्स करने से किसी की वजाइना ढीली नहीं होती है, लेकिन अगर आपने मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कि 4-6 साल आपने पढ़ाई करी और उसमें आपने खूब किया, तो उनको ये डर होता है, भले ही उनकी उतनी ना हुई हो, बट एक अपने अंदर गिल्ट होता है या खौफ होता है कि हाँ, कहीं पता ना चल जाए कि आप अपने को तो दूसरे के सामने अच्छा ही प्रेजेंट करोगे ना, तो वो उस चक्कर में आती है। तो मेरे पास तो एक्चुअल में 2 पेशेंट आके इसी चीज़ के लिए आई थी। तो आपके पास में मेरे पास जो है एक वजाइनल लेज़र टाइटनिंग प्रोब है, तो वो क्या करता है, वजाइनल रिजुविनेशन करता है। तो जो लैक्स वजाइना है, जो लूज हो गई है, उसको वो लेज़र के थ्रू टाइट कर देता है, तो वजाइनल टाइटनिंग हो जाएगी। और वो डे टू डे प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है, उसमें आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, उसमें कोई दर्द नहीं होता, उसमें आप आओ प्रोब से नीचे बस 5 मिनट का प्रोसीजर होता है और मल्टीपल सेशन लेने होते हैं 20-20 दिन के गैप पर। तो 3 से 4 सेशंस के बाद में काफ़ी हद तक रिजुविनेशन हो जाता है, तो रिन्यू टाइप का हो जाता है। तो एक तो वो करा सकती हैं, प्लस आजकल तो एक नया हाइमन वगैरह भी बनवा लेती हैं, तो वो वजाइनोप्लास्टी करवा लेती हैं कि पूरा नया वजाइना बना दीजिए ताकि वो बिल्कुल ही ना पता चले। तो बहुत कुछ है टेक्निक आजकल करने के लिए लोगों को, मतलब अब क्या, मतलब आप ना वो छुपाने के लिए लोग बहुत कुछ करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत सारी एडवांस हो गई है, बट जो वजाइनल प्रोब वाला है वो बिल्कुल सेफ है, उसमें कुछ नहीं सोचना है। बट अभी क्या है कि पेशेंट इतना खुल के बात ही नहीं करते। जो पेशेंट मेरे पास आई थी वो मेरी नोन थी, मतलब लाइक वो मुझसे बहुत दिनों से जुड़ी थी, तो उसने पहले मुझे कॉन्फिडेंस में लेके मुझसे बात की कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, तब फिर वो मैंने उसको समझाया कि इसका सोल्यूशन है, तो माओ मैं करती हूँ। उसने मुझसे प्रॉपर 4 साइकिल ली और फिर उसने शादी करी, मतलब उसकी शादी तय हो गई थी। तो उसने इतनी स्मार्ट थी कि उसने पहले ही पूरा प्लान कर लिया मुझसे बात करके, और शादी की जो डेट थी उससे पहले उसने 3 साइकिल लगवा ली और एक वो शादी के बाद आके लगवा गई थी। तो मेन है कि ये भी है, बट यहाँ क्या है कि यहाँ पे उतना ओपनली लोग बात ही नहीं करते। इन्वॉल्व तो सभी हैं, अगर आप ऐसे देखोगे तो हर दूसरी लड़की इन्वॉल्व है, लेकिन ना तो वो बताएगी, ना वो इस मैटर पे डिस्कस करेगी, ना वो आके आपसे कुछ कराएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेशन है इस मैटर को डिस्कस करने में। ये तो बात है मैम। जैसे आजकल बहुत सारे यंग गर्ल्स है, उनका ना एक्चुअली टाइमिंग साइकिल नहीं आता प्रॉपर, बहुत ज़्यादा फैटी हो रही है, वेट बढ़ रहा है डे बाय डे, है ना, और फेस पे पिंपल्स आ रहा है, तो क्या मैम ये क्या बहुत सारे ये रीजंस हो सकते हैं पीसीओडी के? पीसीओडी ये आजकल सबसे कॉमन एक बीमारी है जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली मतलब बहुत सारी, सिस्टिक यानी सिस्ट ओवरी के अंदर। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे दाने, मतलब सिस्ट टाइप के होते हैं जिनको आप नाप नहीं सकते साइज, वो इतनी छोटी होती हैं, उनमें नंबर देखा जाता है कि 10 से 12 से ज़्यादा हैं कि नहीं, तो आपकी वो सिस्ट बन जाती हैं। वो क्यों बनती हैं? ये जो इतना जंक फूड खाती हैं, जो अनहेल्दी डाइट, ओबेसिटी, मोटापा चढ़ना, जैसे आप मोटे हो गए तो बीमारी बन जाएगी और बीमारी से मोटापा चढ़ेगा, सब भाई बहन है, ये सब एक साइकिल है। तो जैसे आपको फिट रहना है, अब जैसे यंग गर्ल बहुत खा रही हैं, बहुत आलू खा रही हैं, बहुत ज़्यादा चिप्स
चिप्स खा रही बर्गर हैं, हो जंक गया, फूड हो चाउमीन गया, हो गया, बच्चों को यही पिज़्ज़ा हो पसंद गया, होता है, यस। तो ये जंक फूड खा खा के ये सब अपनी ओवरी डैमेज कर रही हैं। तो आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास में अभी 12 साल की लड़कियां हैं जिन्हें ओके। पीसीओडी हो रखा है, उनके स्कैन्स में लिख कर आ रहा है कि पीसीओडी है। एक लड़की तो 9th में है, वो आती है और वो 3 मंथ का कोर्स कर चुकी है। फिर मैंने उसको कहा बेटा तुम ठीक हो गई जाओ, और फिर वो उसने 3-4 किलो वजन बढ़ा लिया खा खा के, वो खुश हो गई कि मैं तो ठीक हो गई। फिर वो आई 3-4 किलो वेट गेन करके, और फिर उसके पीरियड गायब हो गए। पीसीओडी में बेसिकली पीरियड गायब हो जाते हैं, मतलब स्किप हो जाते हैं, तो पीरियड्स आएंगे ही नहीं। तो जैसे आपका जून में आया तो जुलाई में नहीं आएगा, अब सीधे अगस्त में आएगा, वो भी दवा खाने पे आएगा, नहीं तो कहो अगस्त में भी ना आए। तो पीसीओडी का पैटर्न होता है पीरियड स्किप होना। अब ऐसी फीमेल्स को अगर उनकी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया और उनके वो क्रोनिक बीमारी बन गई, तो ओवरी को डैमेज कर देती हैं, ओवरी सूज जाती हैं। फिर उसके जैसे लॉन्ग टर्म तक कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में जब रह जाती है तो वो ओवरी को डैमेज करती है। तो फिर जब इन लड़कियों की शादी होती है तो शादी के बाद भी इनके पीरियड नहीं आते, तो ससुराल वाले सोचते हैं खुशखबरी है, और वो निकलता नहीं खुशखबरी, बिकॉज वो तो पीसीओडी होता है। अब वो खुल के बता भी नहीं सकती कि हमें तो बीमारी थी, नहीं तो सास जो है वो तो चढ़ जाएगी कि भाई आप तो मम्मी की सबसे पहले वोट लगा देगी कि आपने तो खराब लड़की हमको दे दी, ये तो बीमार थी, आपने इलाज नहीं कराया। क्योंकि मैं सारा दिन डे टू डे ओपीडी में यही देखती हूँ कि जैसे सास आएंगी बहू को लेके, तो उनका पहला सवाल ये होता है कि मैडम इसको कब से बीमारी है, ये इसकी माँ ने इलाज नहीं कराया, इसने हमको लड़की ख़राब दे दी, ये माँ बाप ने छुपा ली बीमारी। तो मेन है कि ये ऐसी बातें सुने ही क्यों ना हम अपनी लड़की का ट्रीटमेंट हमें शुरू से ही करा दें, और हम अलर्ट रहें, और उसको ये बीमारी को बढ़ने ही ना दें कि ससुराल में जाके उसको 4 बातें सुननी पड़ें। और प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि पीसीओडी अपने आप ट्रीट नहीं होता है, उसका इलाज ही करना है और प्रॉपर इलाज करना है। और उसके बाद भी डॉक्टर की कंसल्टेशन में ही बच्चा होगा, तो आपको हमेशा डॉक्टर के टच में रहना है। और अगर आप डॉक्टर से भागोगे, एडवाइस नहीं लोगे, कंसल्ट नहीं करोगे, तो ये बीमारी अंदर अंदर बढ़ती रहेगी। अच्छा, ये बीमारी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और हेल्थ इशू देगी, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पीरियड गायब होंगे, लड़की मोटी हो जाएगी, पिंपल हो जाएंगे, बट वो तो वैसे भी मोटी होती हैं तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इससे पेट में दर्द होने लग जाएगा या आपके और कोई मेजर प्रॉब्लम्स होंगी, बट मेनली ये आपके कंसीव करने पे सबसे ज़्यादा बुरा असर डालती है। इसको लाइफस्टाइल से सही कर सकते हैं? बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करें, आप जंक फूड छोड़ दें, हेल्दी खाएं, तो बहुत सारे पेशेंट हैं जो बिना मेडिसिन के अपना साइकिल रेगुलेट कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कोर्स दिया, 3 महीने मरीज ने इलाज किया, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा कि उसके बाद उनके पीरियड स्किप ही नहीं हुए, उनके रेगुलर आते ही रहे, बिकॉज उन्होंने अपने को फिट कर लिया और उन्होंने जंक फूड छोड़ दिया, और वो अपना हेल्दी डाइट और फिजिकली फिट होके अपना मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर आपने पीसीओडी को हल्के में लिया तो वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, और अगर आपने अपने इसकी चीज़ों को सुधार लिया तो ये आपको बिल्कुल सही कर, मतलब ये गायब हो जाएगा। तो पीसीओडी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आप जितना आप मोटे होंगे उतना पीसीओडी बढ़ता जाएगा, उतनी सिस्ट बढ़ जाएंगी, उतना एग नहीं बनेगा आपको, और जैसे जैसे आप वेट लॉस करेंगे उतनी जल्दी आपके एग बनने लग जाएंगे। तो मैंने तो लाइव देखे हैं, क्योंकि मेरे पास तो स्कैनिंग मशीन है, तो मैं तो सब देखती हूँ। तो मैंने देखा हुआ है कि पेशेंट्स कितना झेलते हैं और कितना फ़ायदा होता है उनको मेडिसिन और डाइट रेस्ट्रिक्शन एंड प्लस वेट लॉस से। मतलब 5-5 किलो अगर आपने कम कर लिया पर मंथ इलाज के साथ में। तो मेरी तो एक पेशेंट थी जो पीसीओडी की क्रोनिक मरीज थी, उसने 3 मंथ्स मेरे से ट्रीटमेंट लिया और हर महीने 5 किलो कम किया और मेडिसिन भी ली, और वो 75 पे आई थी और वो 65 हो गई, मतलब और कम 65 से भी कम हो गई, और उसने कंसीव किया, इतना सुंदर उसको बेटा है। अब वो फिर मोटी हो गई है, अब उसे दूसरा बच्चा चाहिए, वो फिर आई थी मेरे पास, कह रही मैम फिर करा दो, फिर मेरे पीरियड चढ़ रहे हैं। तो पीसीओडी का क्या है कि आप जब जब मक्कारी करोगे वो तब तब रिपीट हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि टीबी का कोर्स है कि आपने 9 महीने कर लिया आप फुर्सत। आपने जब जब अपने आप को मोटा किया, जब जब आपने डाइट गड़बड़ करी, वो रिपीट होगा। उसकी कोई बूटी नहीं आती कि हमने खा ली हम सही हो गए। तो आपको हमेशा अपना ख्याल रखना है, जो भी पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, लाइफस्टाइल हमेशा मेंटेन रखनी है, चाहे हेल्थ हो चाहे डाइट हो, मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है और डाइट भी अच्छी रखनी है। आजकल मैम अर्ली मेनोपॉज का भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं,
तो मैम इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, अर्ली मेनोपॉज जो होता है बेसिकली ओवरी का होता है क्वालिटी, मतलब अगर ओवरी आपकी प्रीमेच्योर ही डाउन हो रही है तो कभी कभी वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कुछ खाया पिया इसलिए ऐसा हो गया, या इसने कुछ कांड कर दिए कि इसकी वजह से इसकी मेनोपॉज हो गया। कभी कभी किसी की ओवरी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में चली जाती है जिसका कि कोई रीज़न नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में आपने कुछ किया इसलिए आपका मेनोपॉज हो गया। अब जैसे जो भी पेशेंट्स मेरे पास 32 ईयर के या 35 पे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे कि बहुत अनहेल्दी खाते थे या कुछ था, फिर भी उनका हो गया। और वहीं उनकी बहनों का नहीं पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो मतलब कई बार सरप्राइज भी होती कि मेरी बुआ के पीरियड्स आ रहे हैं और मेरा बंद हो गया, मेरी तो अभी मेरी चाची को आते हैं, वो मुझसे इतनी एजड है, मुझसे डबल एज की हैं। तो कभी कभी इसका कोई रीज़न नहीं होता, वो एक ओवरी का अपना ही सिस्टम डाउन हो जाता है और उसके हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जैसे हाँ, ओवरी के 2 हार्मोन होते हैं LH FSH, वो दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब मेनोपॉज, जैसे आपको जानना है किसी भी फीमेल को कि क्या आप मेनोपॉज में जा रही हैं, तो आपको हार्मोन्स कराने होंगे। तो हार्मोन्स की वैल्यू जो यंग फीमेल्स होती हैं रिप्रोडक्टिव, जैसे जो बच्चे पैदा होने वाली जो यंग एज है, रिप्रोडक्टिव एज है कि हाँ ये फर्टाइल फीमेल है, उसका 12 के नीचे होता है LH FSH, 10 या 12 के अंदर होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जो ये मेनोपॉज वाली औरतें होती हैं इनका 50-100 हो जाता है, तो वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। तो LH और FSH सुपर हाई हो गए, तो आप कैसे जानोगे? जैसे अब पीरियड नहीं आ रहा, अब आप कैसे जानोगे कि पीरियड क्यों नहीं आ रहा? ये PCOD की वजह से नहीं आ रहा या इसको मेनोपॉज हो गया है? तो आप हार्मोन्स कराओगे, और हार्मोन्स का बहुत हाई लेवल अगर आ रहा है तो वो मेनोपॉज में जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी समय से पहले ओवरी फेल हो गई। तो मैम इसके कोई हेल्थ इश्यू थोड़ी होता है इसके पीछे, मतलब कोई सपोज नहीं, इसमें आपको कोई 38-39 की कोई है फीमेल है, हाँ। उसको मेनोपॉज हो गया, उसके बाद उसका कोई हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो जो एक उसकी 50 सेक्स साल ड्राइव? की उम्र में औरत को फील होता है, जो हॉट फ्लशेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वो सब शुरू हो जाएंगे। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक अ मेनोपॉज। तो मेनोपॉज वाली चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि जैसे सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाएगी, वजाइनल ड्राइनेस हो जाएगी, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो घुस जाए, मतलब कम हो जाएंगे। जैसे ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सब जो आपको सेक्सुअल वेलबींग के लिए चाहिए वो सब चले जाएंगे, कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ग्रेजुअली। तो जैसे एक 50 साल की बूढ़ी औरत को जो सब फेस करना होता है वो सब उनको भी शुरू हो जाएगा। तो मूड स्विंग्स होंगे, हॉट फ्लशेस होंगे, बट ऐसा नहीं है कि जान चली जाएगी या कुछ और हो जाएगा। मतलब कोई बीमारी नहीं बनेगी, बट जो प्रॉब्लम फेस होती हैं एक लेडी में जो मेनोपॉज वाली, वो सारी उनको मूड स्विंग्स, कभी खुश होंगी, कभी डिप्रेशन में चली जाएंगी, कभी बहुत गर्मी लगेगी, कभी लगेगा बहुत सर्दी लग रही है, चिड़चिड़ाने लगेंगी, कभी बिना बात के गुस्सा आएगा। तो ये सब थोड़ा बहुत होगा उनको, क्योंकि वो तो सारा जो चीज़ 50 में होनी थी वो 35 में हो गई, तो टाइम ड्यूरेशन कम हो गया। तभी तो प्रीमेच्योर बोल रहे हैं, क्योंकि समय से पहले हो गया। अब अगर इनने समय से बच्चे कर लिए तो ठीक है, नहीं तो IVF से होंगे, वरना होंगे भी नहीं बच्चे। ये चीज़ है मैम। जैसे आजकल यंग गर्ल्स बहुत है, यंग गर्ल्स जो आज कॉलेज में जा रही है, वो मैम अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए पिल्स यूज़ कर रही है, तो ये पिल्स मैम क्या सेफ है? देखिए, वैसे तो ये पिल्स आप, अगर मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप खूब खाएं, और कोई भी लड़की है वो इनको प्रैक्टिस में रखे। बट अगर कोई फंस गया है तो फिर वो मजबूरी पड़ जाती है कि भाई अनमैरिड है और बच्चा भी नहीं करना है, तो बट ये सब जो ड्रग्स होती हैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये डेफिनेटली आगे चल के आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। क्योंकि वो जो किट आती है MTP किट, उसके अंदर पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है 5 गोली का, और वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं, और वो यूट्रस में बहुत ज़्यादा पेन लाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन लाती हैं, तब बच्चा गिरता है, जो उनका मैकेनिज्म होता है। तो वो सब बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए। अब जैसे किसी की मजबूरी फंस गई है तो वो एक अलग चीज़ है कि भाई क्या करें, ऑप्शन नहीं है। बट अदरवाइज इसको प्रैक्टिस में नहीं लाना कि अरे ठीक है प्रेग्नेंट होंगे तो किट खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो मैं तो अपने मैरिड पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि इसको आप प्रिकॉशन लो, आप प्रिकॉशन लो, प्रेग्नेंट ही मत हो, आपको ये ज़रूरत ही ना पड़े ये सब खाने की, बिकॉज वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होती हैं, उनको आप बार बार लेंगे तो वो आपके ऊपर असर तो डालेंगे ही डालेंगे। जैसे किट हो गई, या आप DNC करा रहे हो, अबॉर्शंस करा रहे हो, वो अबॉर्शन तो और बुरा है, क्योंकि आपने इंटरवेंशन करा लिया, तो आपने यूट्रस के अंदर कुछ डलवा लिया, वही सक्शन मशीन से आप अंदर से बच्चा निकलवा रहे हो, या मेटल के और वो होते हैं क्यूरेट,
उनसे हम लोग स्क्रैचिंग करते हैं तो वो एडेशंस बन सकते हैं यूट्रस के अंदर, तो आगे इम्प्लांटेशन में मुश्किल हो सकती है। तो ये सब बुरा है, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे बेटर है कि आप प्रिकॉशन ले लो। तो आप प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप जो गोली और डीएनसी है उसकी नौबत ही ना आए, आप इतना अलर्ट रहो अगर आप इनमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो। अब जैसे कोई भी फीमेल अगर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है जो कि अनमैरिड है और वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो आप प्रिकॉशन लो ना, आप अलर्ट रहो। इसके लिए मैम अवेयरनेस के लिए कॉलेजेस में कुछ कैंप्स होते हैं कि हाँ, होने चाहिए और कॉलेज वालों को कराना भी चाहिए और डॉक्टर्स करते हैं, मैंने भी किए हैं, बहुत सारी गर्ल्स कॉलेज में किए हैं। वहाँ पे हम जाते हैं तो हम पीसीओडी के बारे में भी बताते हैं और ये सब कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह के बारे में, डिपेंड करता है कि क्या टॉपिक के लिए हमें बुलाया गया है। तो मैंने खुद 2-4 गर्ल्स कॉलेज में ये लेक्चर लिए हैं पीसीओडी के बारे में। एक बार एक प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप आके हमारी लड़कियों को ये जंक फूड के बारे में अवेयर कराइए, ये इतना खाती हैं ठेलों पे और मानती नहीं है और इन सबको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। और फिर उसके बाद जब मैंने वो लेक्चर लिया, उसके बाद बहुत सारी लड़कियां आई मेरे पास, उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमको भी ये प्रॉब्लम है लेकिन हम अपनी मम्मी को नहीं बताते हैं कि हमारे पीरियड हमारे भी चढ़ जाते हैं, हमारे कम आते हैं। तो कई बार लड़कियां हेजिटेट करती हैं, वो अपनी माँ को भी बताने में शर्माती हैं, तो कई बार आपके पास या उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये कोई प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट भी आपके पास होते होंगे जो बेसिकली सपोज करो उन्होंने किसी बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन में आ गई और then उसके बाद उनको लग रहा है, डर लग रहा है उनको, एंड वो टेंशन में आ गई कि अब क्या किया जाए, मैं तो फिजिकल रिलेशन में आ गई हूँ एंड पता नहीं कुछ प्रेग्नेंट नहीं हो जाऊँ या देखो मेन है कि आजकल की लड़कियां बड़ी स्मार्ट हो गई हैं, लेकिन वो अब उतना डरती नहीं है, लेकिन जब फंस जाती हैं तो डरती हैं। मतलब कि करने से नहीं डरती हैं, करने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे कभी कभी डरती हैं, तब फिर वो हमारे पास आती हैं। वो कभी भी करने से पहले नहीं आती हैं कि हम करें कि ना करें, वो तो वो कर लेती हैं। उसके बाद जब कहीं फंस जाती हैं कि प्रेगनेंसी हो गई, तब दोनों आते हैं, मेल एंड फीमेल पार्टनर दोनों, और फिर वो कहेंगे अच्छा, कई बार वो धोखा भी खा जाते हैं कि जैसे कि वो इतना तो उन्हें नॉलेज नहीं होती है। अब जैसे किसी के पीरियड स्किप होते हैं, जैसे पीसीओडी की पेशेंट है, तो कभी उसका पीसीओडी से स्किप हुआ, कभी वो प्रेग्नेंट हो गई और वो धोखा खा गई कि मेरे तो चढ़ते ही हैं, और बच्चा हो गया बड़ा 2 महीने का। अब वो 2 महीने पे आ रहे हैं सर पकड़ के, क्योंकि 2 महीने के बच्चे को तो किट से भी नहीं गिरा सकते। तो ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तब ये लोग डर के आते हैं, तब ये घबराते हैं कि अब क्या करें। वरना तो ये लोग अपने लेवल पर सब डील कर लेते हैं, जब इनसे डील नहीं होता तब ये डॉक्टर कंसल्ट करते हैं। तो मेन है कि क्या कहते हैं, फिर इनको प्रॉपर गाइडेंस दे के इनका मैटर सॉल्व किया जाता है। क्योंकि भाई देखो प्रॉब्लम तो है, अब उसको निकालना तो है ही उससे। अब अगर हर किसी को आप लॉजिक और वो एथिक्स ही समझाने लगेंगे तो फिर अगर कैसे काम चलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा है तो उसको थोड़ा सा उससे निकालना भी तो ज़रूरी है। एंड मैम एक्चुअली मैम मैं आपसे पूछूंगा कि राइट एज ऑफ सेक्स क्या है एक फीमेल के लिए? राइट एज ऑफ सेक्स तो आप आइडियली आप 20 के बाद ही मानिए। वैसे तो बोलते हैं कि 18 ईयर्स के बाद में आप कर सकते हैं, बट 18 ईयर 20 ईयर की लड़कियां भी इतनी कम, उनमें इतनी नॉलेज नहीं होती, उसी में वो लोग गड़बड़ में फंस जाती हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि अगर आपको इन्वॉल्व होना भी है तो आप एक एज के बाद, जैसे जब आपको मैच्योरिटी आ जाए, 22-23 साल के हो जाएं, जब आपको सेंस रहे कि कौन पार्टनर ठीक है नहीं है और आपको प्रिकॉशंस पता हो, ताकि आप जब इन्वॉल्व हो तो आपको बेसिकली उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इन्वॉल्व हो गए, अब ये 18 और 20 ईयर की लड़की को तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें कैसे करें, तो उसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कई बार ये लोग अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डाल लेती हैं कि इनको जैसे कि ये हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि आपको मेडिसिन कब तक लेनी है, कब तक आप किट खा सकते हो, कितने टाइम तक। अब ये लोग 2-2 महीने के बच्चे में किट खा लेती हैं और फिर बहुत ब्लीड करती हैं, फिर वो अधमरी हो जाती हैं, फिर उन्हें बॉयफ्रेंड ला रहे हैं, तो वो सब नहीं करना है। तो बेसिकली आप अगर सेक्स या किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो तो पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, क्या हमको प्रिवेंशन के लिए करना होगा, तब आप इन्वॉल्व हो। नहीं तो आप फंस ही जाओगे, और अगर आपका पार्टनर जो है वो सपोर्टिव नहीं है तो छोड़ के भाग जाएगा आपको बीच में। फिर आप किससे बोलोगे? मम्मी पापा से बोल नहीं सकते, फ्रेंड से बोलोगे तो वो खुद आपकी जैसी एज की होगी तो वो आपकी क्या हेल्प कर लेगी। और ये लोग फिर डॉक्टर के पास आने से भी बहुत डरते हैं। अब जैसे मेरे पास भी आते हैं तो आधे तो रोने लग जाते हैं। लड़की तो रोना ही शुरू कर देती है अगर बहुत घबराई हुई होती कि अब क्या होगा कैसे होगा। और अगर समझदार होगी, हिम्मती होगी तो समझती है, फिर प्रॉब्लम को समझ के उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो मेन है कि मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए बंदे के पास में कि इसको करके इसका प्रिवेंशन का क्या मेथड है। वो सब का नॉलेज करके तब आप करेंगे तो फिर भी ठीक है, और नहीं तो फिर टाइमली कंसल्ट कर लो अगर कोई दिक्कत है तो।
नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है। मैम आपके पास से बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो जिनको बेसिकली कंसीव नहीं होता है ना, वो ड्यू टू रीज़न ऑफ फीमेल या मेल के रीज़न हो, तो मैम ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो आपके पास जो आपने कभी सॉल्व किया हो, जो वाकई लगाओ कि हाँ ये मेरी कैरियर का सबसे ऐसा केस था जो मैंने सॉल्व कर दिया इस केस को? मेरे तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके सब देखिए हर केस ही यूनिक होता है। राइट। जितने भी पेशेंट्स हैं, आप जब भी कोई पेशेंट आएगा तो आप उसको पूरा सुनेंगे कहानी उसकी, तो आपको पता चलेगा कि हर पेशेंट की प्रॉब्लम अलग है। किसी के पार्टनर में कमी है, किसी के फीमेल में प्रॉब्लम है, और फिर उनकी डायग्नोसिस बना के उनको करना। अभी तो फिलहाल मेरे को जो अभी आज तक में लगता है, जैसे Yes, sir. नेचुरली ट्राई वाले तो आप मेडिसिन देते हो, उनको बिल्कुल। ट्राई कराते हो, मॉनिटरिंग करा के हाँ, तो उनमें बिल्कुल। कईयों के लक साथ दे जाते हैं, वो कंसीव कर जाते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स का एक और होता है कि रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं हाँ। पेशेंट के, कि जैसे बच्चा तो आ रहा है बट वो खराब हो जा रहा है। Right. ये भी मेरे पास बहुत पेशेंट्स हैं। तो उनमें क्या होता है कि एक बच्चा आया खराब हो गया, फिर दूसरा आया वो भी खराब हो गया, और रीज़न नहीं समझ में आ रहा। जैसे वो कंसीव करेंगे, कपल खुश हो जाएगा कि पॉजिटिव आ गया, और वो सोचेगा कि मैं डॉक्टर के पास चलूँ, तब तक वो बह जाएगा, तो खराब हो Right. जाता है। तो 3-3 बच्चे अबॉर्ट हो गए। तो ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को वर्कअप किया, फिर मैंने उनके इन्फेक्शंस की जांचें कराई, फिर उससे मैंने अपना एक कोर्स में देती हूँ पेशेंट्स को एंटीबायोटिक का, और तो उसको मैं दे के फिर उनको फिर से कंसीव कराती हूँ। तो उससे मेरे कई पेशेंट कंसीव हो गए हैं। तो Okay. मेरे पास पेशेंट्स जैसे आज की डेट में मेरे पास नेपाल से भी पेशेंट आता है, कानपुर से, पूरे ये क्या बोलते हैं, बिहार से, बहराइच से, और पेशेंट को इतना ट्रस्ट आप पे डेवलप हो जाता है ना कि वो पूरे 9 महीने आपको आके दिखाता है। वो गाड़ी बुक कर करके आते हैं और आपको आके दिखाते हैं। तो ऐसे मेरे एक पेशेंट था जो इलाहाबाद से आती थी, उसके 3 बच्चे खराब हो गए थे, फिर वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने उसको पूरा वर्कअप किया, उसको इन्फेक्शन वगैरह ट्रीट किया, उसको मैंने कोर्स दिया जो मैं देती हूँ, फिर वो कंसीव कर गई। तो जब उसके बच्चे की हार्ट बीट आई तो वो दोनों रोने लग गए, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि मेरे तो मशीन है, तो मैं तो हस्बैंड को भी अंदर बुला लेती हूँ और उनको भी हार्ट बीट दिखा देती हूँ बच्चे की। तो वो दोनों रोने लगे, और उसके पति ने मेरे पैर छू लिए कि मैम आप तो मेरे लिए भगवान की तरह हैं। और तो वो बंदी फिर पूरे 9 महीने लखनऊ रही। उसने कहा मैं जाऊंगी नहीं, मैं बच्चा ही लेके जाऊंगी, और फिर उसको बेटा हुआ और वो फिर उसको लेकर गई। फिर ऐसे ही एक और पेशेंट थी जो कि उसका हस्बैंड दुबई में था और वो गोरखपुर से आई थी, उसकी बहन नर्स थी, तो उसने उसको मुझसे मिलवाया था। उसके यूट्रस में एक लेयर था, मतलब लाइक जैसे अनोमली थी जिसमें कि एक पर्दा टाइप का पड़ा था। तो हमने उसको काटा हिस्ट्रोस्कोपी से, दूरबीन द्वारा, और फिर उसने मेरा ट्रीटमेंट किया। उसके भी बच्चे अबॉर्ट हो रहे थे, तो उसको भी मैंने कोर्स दिया, और वो दुबई गई, जैसे यूट्रस में लाइनिंग ठीक करी उसकी यूट्रस की, वो जो पर्दा था वो काटा, उसके बाद उसको कोर्स दिया, फिर उसको उसके पति के पास भेजा दुबई। उसका हस्बैंड दुबई में था, फिर वो अपने पति के पास गई, वहाँ प्रेग्नेंट हो गई, फिर बोली मेरी टिकट कराओ, मैं मैडम के पास जाऊँगी। फिर वो फ्लाइट बुक करके वापस आ गई इंडिया। फिर उसने कहा मैं लखनऊ रहूँगी, उसने एक कमरा लिया और वो मेरे क्लिनिक के पास रूम के 9 महीने रही। उसने पूरे 9 महीने मुझे दिखाया, और फिर वो भी, उसको भी लड़का हुआ, लकीली, चांस की बात है। 3.5 किलो का लड़का लेकर गई। उसके ससुराल ने कहा कि वहीं आ जाओ बिहार में, वहाँ पैदा करा देंगे। उसने कहा ना मैं दुबई जाऊँगी ना मैं बिहार जाऊँगी, मैं लखनऊ में ही रहूँगी और बच्चा करके ही आऊँगी। फिर वो बेटा लेकर ही गई, और पूरे 9 महीने उसने मुझे रेगुलर दिखाया। तो ये सब ऐसे पेशेंट्स हैं ना कि मतलब लाइक, फिर वो गई, ऐसे तो आपको लगता है कि चलो ठीक है आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो सबके लिए। तो और देखो मेरा जो ब्रांच है ना, उसमें तो आपका जैसे फैमिली जुड़ी है कि बच्चा नहीं हो रहा, आपने बच्चा दे दिया, तो वो तो फिर आपके भक्त बन जाते हैं ना, मतलब दे आर लाइक कि भाई आपने तो जीवन बना दिया मैम। तो किसी के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसके घर पे यदि कोई फिर है वो नहीं, एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। फिर वो आपको अपने पूरे खानदान की औरतें दे देंगे कि इन सब के बच्चे आप ही करा दीजिए। तो मेरा तो ऐसे ही होता है कि मेरा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से सारा पेशेंट्स आता है। तो जैसे किसी एक का कराया तो वो फिर पूरे खानदान को बुला लेंगे, फिर उनकी मौसी, देवरानी, जेठानी से लेके बहनों तक उनकी शादियां हो जाएंगी, उनकी 2 बहुएं भी आ जाएंगी, सब मेरे से ही कराएंगे डिलीवरी। अब अगर नहीं हो रहा तो IVF भी फिर वो कहते हैं चलो मैडम से ही करा लेते हैं। तो मैंने कि ट्रस्ट की बात है। तो आपने ये कैरियर क्यों चुना IVF का? क्योंकि बिकॉज आपने MBBS करने के बाद, हाँ नहीं, मैंने देखो मैंने क्यों चुना वो मैं बताती हूँ कि जैसे मेरा क्या पैशन था कि मुझे गायनी ही करना है। तो मेरा तो सारा KGMC से है, मैंने MBBS भी KGMC से किया है, मेरा PG भी KGMC से है। तो मुझे तो हमेशा से ये था कि मुझे गायनी ही करना
करना है, मेरे को गायनी में ही इंटरेस्ट था फ्रॉम बिगनिंग। बट एक डर लगता था कि भाई जनरल कैंडिडेट है, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि गायनी मिलने के लिए बहुत हाई रैंक चाहिए होती है, फिर आपको गायनी नहीं मिला तो आप क्या करोगे। तो एक सेकेंडरी ऑप्शन मैंने रखा था कि सर्जरी उठा लूँगी। बट सर्जरी में फीमेल्स को उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी कि आपको एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मिलती है, क्योंकि सर्जरी में हमेशा जैसे मेल लोग आपसे कराएंगे नहीं। अब जैसे मैं एक सर्जन हूँ, अब मेल को हर्निया है तो कहेगा इनसे थोड़ी कराएंगे, कोई आदमी लाओ उससे कराएंगे। एक होता है ना, उनको ट्रस्ट नहीं होता है, ये लड़की कहाँ कर पाएगी, एक होता है। और अगर एज अ फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट की इज्जत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आदमी फीमेल्स तो फीमेल को ही ट्रस्ट करती हैं। अब जैसे कि ब्रेस्ट में गांठें हैं, वो मेरा नहीं है जोन, बट मुझी को दिखाती हैं क्योंकि वो मुझसे कंफर्टेबल होती हैं और मैंने निकाली हैं और मैं बहुतों की निकाल चुकी हूँ, जबकि वो सर्जन का काम है, क्योंकि वो कहती हैं हम जाएंगे ही नहीं दिखाने उनको, बिकॉज उनको थोड़ा सा शर्म आती है कि हम कैसे खोल के दिखा दें किसी मेल को। तो मैंने बहुत फीमेल की ब्रेस्ट की जो सिंपल गांठें होती हैं, जो कैंसर नहीं है, जो नॉर्मल गांठें यंग लड़कियों को हो जाती है, तो उनको करी हैं। तो गायनी जैसे मैंने ली तो मैंने फिर अपना प्रैक्टिस शुरू की, तो मैंने 2013 से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, प्राइवेट प्रैक्टिस। तो जैसे आप अपनी जान लगा दे रहे हो मरीज के ट्रीटमेंट में, कि सारा इन्वेस्टिगेशन करा ले रहे, पूरा वर्कअप कर ले रहे, अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे रहे, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही। एक पॉइंट आता ना कि अब नहीं हो रही है प्रेग्नेंट, तो अब क्या करें। तो अब फिर मजबूरी फंस गई कि भाई इसको बच्चा कैसे दें। और वो कह रही हम आपको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, आप ही कराओ जैसे भी कराना है, हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं। तो आपको लगता है कि अब मेरे तो रास्ते सारे बंद हो गए, क्योंकि मैंने IUI तक कर दिया, IUI से भी कंसीव नहीं हो रही मान लीजिए। तो फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप इज IVF। अच्छा, अगर आप अपना पेशेंट कहीं और भेजते हो तो फिर वो दूसरे बंदे के पास जब जाता है तो वो उसे कैसे डील करेगा। और IVF सेंटर का तो सिस्टम अलग होता है, वो वहाँ पैसे का बड़ा रहता है सिस्टम, तो मरीज ना बड़ा एक्सप्लॉइट हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक तो उसका ट्रस्ट नहीं होता डॉक्टर पे, फिर पैसे। और वहाँ जैसे जो कॉर्पोरेट सेटअप के IVF हैं उनमें तो वो पहले पैसे जमा कराते हैं, तब बात करते हैं कि लाओ 50,000 जमा करो, 1 लाख जमा करो। तो मरीज बड़ा पैनिक में आ जाता है कि हम कहाँ फंस गए। तो फिर मुझे लगा कि अब इनको जो बच्चे नहीं हो रहे, जो सब कुछ करके भी नहीं हो रहे, इनका क्या करें। तब मुझे लगा कि आई शुड गो फॉर IVF ऑल्सो, ताकि मैं और मतलब जो बेस्ट इन लोगों के लिए कर सकती हूँ वो करूँ। तो फिर ये जो जितने भी पेशेंट जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, जिनकी ट्यूब खुल ही नहीं सकती, जिनके पति के पानी में स्पर्म नहीं है, जिनके अंडे नहीं बन रहे, जिनके पीरियड के बंद हो गए हैं, ये बेचारी कहाँ जाएंगी। अब वो सब मेरे पास आती हैं और सबका काम हो रहा है। तो मेन है कि अब क्या है कि आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप कुछ और बेहतर उनके लिए कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जितना टेक्नोलॉजी आज की डेट में है उतना मैं उनके लिए कर सकती हूँ। अब जो टेक्नोलॉजी है ही नहीं उसका तो अभी कुछ कर नहीं सकते। और प्लस IVF में क्या होता है कि आपने जैसे बहुत सारे बच्चे बना लिया, आप फ्रीज करके रख देते हो। तो पहला अटेम्प्ट डाला, बच्चा उग गया बट अबॉर्ट हो गया, तो बच्चे फ्रीज होके रखे तो आप दोबारा रख सकते हो। तो मेरे पास एक लॉट ये वाला भी है, जैसे उसने कुछ कांड करके बच्चा खराब कर लिया। जैसे मेरी एक पेशेंट थी, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हो गया था, PCOD की मरीज थी, उसी के 30 अंडे निकले थे। उसने 5th मंथ पे बच्चा उसका गड़बड़ हो गया किसी रीजन से, वो ट्रैवल वगैरह कर ली, तो अभी उसके बच्चे रखे हैं फ्रीज होके मेरे पास। अब वो आएगी रखाने तो हम लोग दोबारा रख सकते हैं, वो दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है थोड़े गैप के बाद में, जैसे ब्रेक लेके। तो मेन है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो मरीजों के लिए, जो कि आप विदाउट IVF नहीं कर सकते। तो ये ओके मैम, आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे ऑडियंस को। तो मैम लास्ट आप हमारी कुछ ऑडियंस को कुछ ऐसा बताना चाहोगे जिससे वो अपनी लाइफ को और भी हेल्दी कर सके और विदाउट IVF वो सही तरह से कंसीव कर सके, कुछ ऐसे हेल्दी रूटीन्स मैम? देखिए, मेन तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी यंग कपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शादी को डिले ना करें, पहली बात कि फ्यूचर और कैरियर के लिए। फिर दूसरी चीज़, जब शादी हो गई है तो फिर बच्चे में डिले ना करें। जो मेरा मानना है कि भाई एक बच्चा कर लीजिए, क्योंकि जो अगर आप बहुत ज़्यादा कैरियर और फोकस ओरिएंटेड रहेंगे तो बाद में बच्चे के लिए रोना पड़ेगा, फिर उसके लिए 25 जगह भागना पड़ेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। प्लस हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जंक फूड अवॉइड करें, और प्लस फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ों को, जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट, प्लस अर्ली आप मैरिज टाइमली कर लीजिए, प्लस बच्चा टाइमली कंसीव कर लीजिए। फिर जो लोग बच्चा ट्राई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करें कि सालों तक वो नेचुरल ट्राई कर रहे हैं या डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहे हैं, वो ना करके किसी एक डॉक्टर को ट्रस्ट करें, या जो भी उन्हें लगता है बेस्ट है उनके पास जाके और अपना इलाज प्रॉपर शुरू कर दें और जो बेस्ट है वो करा लें। अगर नेचुरली नहीं हो रहा तो IUI ट्राई करें,
IUI नहीं हो रहा तो IVF ट्राई करें। बहुत ज़्यादा IVF को लेके डरे नहीं, बहुत ज़्यादा मन में ये ना लाएं कि उसमें तो पता नहीं क्या कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम की वैल्यू करें क्योंकि टाइम ही सब कुछ है। जैसे जैसे फीमेल की एज जाएगी सब कुछ खराब होता चला जाएगा। तो आपको अपनी एज को देखते हुए, समय बचाते हुए टाइमली कर लेना है तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, आप कम झेलेंगे, अदरवाइज झेलना पड़ेगा बहुत। ये चीज़ है। थैंक यू सो मच मैम, जो आज आप इस पॉडकास्ट पे आए। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।